brought to you by Sensodyne K। बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। नमस्ते, मेरा नाम है आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। पहले शो की झलकियां। अमेरिका चीनी नागरिकों को क्यों भगाने लगा, नेपाल के प्रधानमंत्री क्यों बोले इस्तीफा नहीं दूंगा, और जो बाइडेन की सफाई उन्हीं पर भारी क्यों पड़ी। शुरुआत अमेरिका से। अमेरिका ने 116 चीनी नागरिकों को अपने यहाँ से निकाल दिया है। ये लोग अवैध तरीके से अमेरिका गए थे, उनको चार्टर प्लेन में बैठाकर चीन वापस भेजा गया है। 2018 के बाद पहली बार इतने लोगों को एक साथ चीन भेजा गया है। हालांकि ये समस्या इससे कई गुना बढ़ी है। अकेले 2023 में 37,000 से अधिक अवैध चीनी प्रवासियों को बॉर्डर पर गिरफ्तार किया गया था। 2022 में ये संख्या 4,000 के आसपास थी। ये मुद्दा 27 जून को हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट में भी उठा था। तब डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया था कि अवैध अप्रवासी अमेरिकी लोगों की नौकरियां चुरा रहे हैं। इस पर फिर कभी विस्तार से बात करेंगे। अभी फोकस चीन पर रखते हैं। समझते हैं कि अमेरिका में चीनी नागरिकों की एंट्री कब और कैसे हुई। इसे समझने के लिए आपको इतिहास में चलना होगा। 1849 में सबसे पहले चीनी नागरिकों ने अमेरिका का रुख किया। वो भी दूसरे प्रवासियों की तरह बेहतर जीवन की तलाश में पहुंचे थे, मगर उन्होंने चीन क्यों छोड़ा? दरअसल 1830 और 40 का दशक चीन के सबसे बुरे दौर में गिना जाता है। 1839 में ब्रिटिश व्यापारी अफीम का व्यापार कर रहे थे। चीन ने इसको रोकने की कोशिश की। अंग्रेज व्यापारियों को ये रास नहीं आया, उनका मुनाफा खत्म हो रहा था। इसी के चलते चीन और ब्रिटेन के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा। बाद में फ्रांस भी इसमें शामिल हुआ। इस युद्ध को इतिहास में अफीम की जंग के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में यह टर्म ओपियम वॉर नाम से ज्यादा प्रचलित है। ये लड़ाई जैसे तैसे खत्म हुई तो चीन में ताइपिंग और चिंग राजवंश के बीच लड़ाई हुई। ये लड़ाई गृह युद्ध में तब्दील हो गई। युद्ध की विभीषिका ने चीनी नागरिकों को दूसरे देशों में पलायन करने की ओर मजबूर किया। इसी क्रम में 1849 में चीनी नागरिकों के कई जत्थे अमेरिका पहुंचे। चीनी लोगों को अमेरिका में मुख्य तौर पर 3 काम मिले। पहला, सोने की खदानों में। उस समय कैलिफोर्निया में सोने की खोज जोर शोर से चल रही थी। चीनी नागरिकों ने यहाँ मजदूरी की और धीरे धीरे सेटल होते गए। इतिहास में सोने की इस खोज को कैलिफोर्निया गोल्ड रश नाम से जाना जाता है। दूसरा काम था कपड़ा उद्योग में। चीनी प्रवासी रेशम से कपड़ा बनाना जानते थे, इसलिए उन्हें प्राथमिकता के साथ ये काम भी दिया गया। तीसरा काम था खेती का। हालांकि ज्यादातर चीनी लोग खेतीहर मजदूर बनकर रहने लगे। कालांतर में कुछ चीनी प्रवासियों ने ठीक ठाक पैसा कमाया, फिर अपना बिजनेस शुरू किया। उनका रुतबा भी बढ़ने लगा। देखा देखी और लोग अमेरिका पहुंचे। 1880 के अंत तक अमेरिका में चीनी मूल के लोगों की संख्या लगभग 1,10,000 पहुंच चुकी थी। इसी दौर में चीनियों के बारे में कई भ्रांतियां फैलाई जाने लगी, जैसे चाइना टाउन में वेश्याएं रहती हैं, वहां जुआ खेला जाता है और अफीम की सप्लाई होती है। फिर 1882 में अमेरिका सरकार चाइनीज एक्सक्लूजन एक्ट लेकर आई। इसके तहत अगले 10 वर्षों तक चीनी मजदूरों की एंट्री अमेरिका में बैन कर दी गई। उस समय अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की सरकार थी। चेस्टर ए आर्थर राष्ट्रपति थे। इनके दौर में चीनी नागरिकों के खिलाफ माहौल पनपा। उन्हें अपने घेटोज में रहने को मजबूर किया जाता, मगर चीनी मजदूर वापस नहीं जा सकते थे, क्योंकि इनमें से ज्यादातर लोग कर्जा लेकर अमेरिका आए थे। उन्हें कर्जा चुकाना था, वो अपने परिवार को भी पैसा भेजा करते थे। ये चीनी नागरिकों की अमेरिका में एंट्री का हुआ पहला चरण, जिसमें शुरुआत संघर्ष से हुई और उन्हें बंदिशों से भरा जीवन जीना पड़ा। दूसरे चरण में चीन से अमीर व्यापारी, डिप्लोमेट्स, यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अमेरिका गए, मगर वहां चीनी नागरिकों के अधिकार सीमित कर दिए गए थे। इनको चाइना टाउन्स तक ही सीमित रहना पड़ रहा था। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध। दूसरा विश्व युद्ध ने पूरा समीकरण बदल दिया। अमेरिका को सेना के लिए लोगों की जरूरत महसूस हुई। उसने चीनी इमिग्रेशन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा लिए। चीनी नागरिकों के अमेरिका जाने का तीसरा दौर 1960 के दशक में शुरू हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद नया वर्ल्ड ऑर्डर वजूद में आया। चीन में भी क्रांति हो चुकी थी। माओ जेडोंग चीन के सर्वेसर्वा बन चुके थे। 1960 के दशक में अमेरिका में कई सिविल राइट्स मूवमेंट हुए शुरू। पूरी दुनिया में मानवाधिकारों पर बात हो रही थी। इसी के तहत 1965 में अमेरिका में इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट पास हुआ। यह एक्ट तत्कालीन राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन लेकर आए थे। वो डेमोक्रेटिक पार्टी से आते थे। इस एक्ट ने प्रवासियों के लिए अमेरिकी नागरिकता को आसान बना दिया। जॉनसन ने प्रवासियों के साथ भेदभाव खत्म करने के भी प्रयास किए। 1965 में अमेरिकी सरकार ने प्रवासियों के लिए कोटा सेट किया। हर साल 20,000 चीनी नागरिकों को अमेरिका आने की इजाजत मिली।
ताजा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में 54 लाख चीनी मूल के नागरिक रहते हैं। वो अमेरिका में क्या क्या करते हैं? वो सिनेमा, संगीत, व्यापार, राजनीति जैसे क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं। इस समय 5000 से ज्यादा चीनी कंपनियां अमेरिका में काम कर रही हैं। 2019 में चीनी नागरिकों के बिजनेस से अमेरिका में 30 लाख लोगों को नौकरी मिली। 2019 में ही चीनी मूल के नागरिकों ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था में 25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का योगदान दिया। 2016 में अमेरिका में चीनी रेस्तरां की संख्या 45,000 से ज्यादा थी। ये मैकडॉनल्ड्स, KFC, पिज्जा हट, टैको बेल और वेंडी के कुल आउटलेट्स की संख्या से भी ज्यादा है। अब अवैध चीनी प्रवासियों का मसला समझते हैं। चीनी नागरिक अवैध तरीके से कैसे अमेरिका पहुंचते हैं? मैप देखिए। मेनलैंड अमेरिका की जमीनी सीमा केवल 2 देशों से लगती है, कनाडा और मैक्सिको। इसलिए अवैध रूप से अमेरिका में एंट्री इन्हीं 2 देशों से संभव है। इसके लिए सबसे आसान रास्ता मैक्सिको है। कैसे होती है यहाँ एंट्री? या तो चीनी नागरिक सीधे मैक्सिको उतरें और वहां एजेंट के जरिए सीमा पार करके अमेरिका पहुंच जाएं, मगर सीधे मैक्सिको जाना मुश्किल है। वहां के नियम कायदे भी सख्त हैं। इसलिए ऐसे लोग पहले मैक्सिको के किसी पड़ोसी देश में जाते हैं। यहां तक का किराया सस्ता होता है, वहां का वीजा मिलना भी आसान होता है, फिर उन्हें किसी तरह मैक्सिको तक पहुंचाया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई अवैध प्रवासी इक्वाडोर से अमेरिका जाना चाहता है तो उसको डेरियन गैप पार करके पनामा और इसी तरह अलग अलग बॉर्डर पार करके मैक्सिको पहुंचना पड़ता है। डेरियन गैप क्या है? ये मैप देखिए। ये गैप दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका को जोड़ता है। इसे एक तरह का पैसेज भी मान सकते हैं। ये नॉर्थ कोलंबिया और साउथ पनामा के बीच बेहद घना जंगल है। करीब 100 किलोमीटर में फैला ये इलाका वर्षा वन है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। ऑब्वियसली ये पार करके लोग पनामा पहुँचते हैं, फिर वहाँ से आगे का रास्ता तय करते हैं। मगर डेरियन गैप पार करते समय ही कई लोगों की मौत हो जाती है। पनामा सरकार के मुताबिक 2023 में 5 लाख से अधिक प्रवासियों ने इस डेरियन को पार किया। इनमें से 25,000 से ज़्यादा चीनी थे। इन सभी देशों में एजेंट्स बैठे होते हैं। इनका अपना नेटवर्क होता है। ये एजेंट्स अमेरिका जाने वाले लोगों को एक देश से दूसरे देश में अवैध रूप से एंट्री करवाते हैं। ये एजेंट्स चीनी नागरिकों के लिए अलग से इंतजाम करते हैं। उनके लिए बस काउंटर पर मैंडरिन भाषा लिखी होती है। खाने के लिए चीनी रेस्तरां होते हैं, रहने के लिए हॉस्टल्स की व्यवस्था की जाती है। पूरा नेक्सस बिछा हुआ है। अब ये समझते हैं कि चीनी नागरिक अमेरिका क्यों जा रहे हैं। 2 बड़ी वजह है। नंबर 1, रोजगार की तलाश। मई 2024 में चीन में नौजवानों की बेरोजगारी दर 14% से ज्यादा थी। गांवों में लोगों के पास खेती किसानी के अलावा ज्यादा विकल्प नहीं है। कोविड-19 के बाद कई व्यापार ठप्प पड़ गए हैं। रियल एस्टेट सेक्टर भी घाटे में चल रहा है। इसकी वजह से परेशान लोगों को अमेरिका में रोजगार के बेहतर ऑप्शन दिखते हैं और चीन की तुलना में ज्यादा पैसे भी मिलते हैं। नंबर 2, फ्रीडम। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CCP का सिक्का चलता है। शी जिनपिंग राष्ट्रपति हैं। CCP ने गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया है। सोशलिस्ट वहां नहीं चल सकता है। CCP के खिलाफ बोलने पर परेशान किया जाता है, चाहे आप नेता हो या बड़े बिजनेसमैन। चीन में धार्मिक स्वतंत्रता भी कम हुई है। CCP ने नए नियम बनाए हैं जिनके मुताबिक आपको सार्वजनिक रूप से कोई धार्मिक गतिविधि करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। चीनी लोग आज़ाद समाज की तलाश में अमेरिका का रास्ता खोजने लगते हैं, मगर अमेरिका भी उन्हें अपने यहाँ लेने के लिए तैयार नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने की बात कही है, आपको पता है। नवंबर 2024 में होने वाले चुनाव में उनकी वापसी की संभावना दिख रही है। यूँ तो बाइडेन सरकार ने ही अवैध चीनी प्रवासियों को वापस भेजना शुरू कर दिया है। ट्रंप के आने के बाद अवैध प्रवासियों पर और कठोर कार्रवाई हो सकती है। अब चलते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ। हमने इस मसले को और विस्तार से समझने के लिए बात की अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान से। हमने उनसे पूछा कि पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में अवैध अप्रवासियों का मुद्दा उठा था। ट्रंप ने आरोप लगाया था कि अवैध तरीके से अमेरिका में आने वाले लोग बहुत सारी नौकरियां खा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में इलीगल इमिग्रेशन कितना बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर दोनों मेन पार्टियों का रुख क्या रहा है। डिबेट में अगर आप देखें कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप कहीं फंस जाते, ही वाज पिवटिंग, कहते हैं ना, ही वाज पिवटिंग टू इमिग्रेशन। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द पोल्स इमिग्रेशन टॉप 4-5 मुद्दों में से है। जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो इन्फ्लेशन का है। महंगाई, खाने, लिटरली फूड डबल हो गया है। हालांकि ओवरऑल इन्फ्लेशन उतना हाई नहीं है, लेकिन जो आमतौर पे अगर आप दूध, ब्रेड वगैरह, अंडे वगैरह सारे डबल से ज्यादा हो गए हैं। तो दैट इन्फ्लेशन इज नंबर 1। फिर फ्यूचर हेल्थ केयर, और तीसरे या चौथे मुद्दे पर इमिग्रेशन आ रहा है। लेकिन इमिग्रेशन में ऐसा है, इट इज ए प्रोवोकेटिव इशू। जैसा इस बेसिस पे भी ट्रंप ने 2016 में कहा था कि मेक्सिको से क्रिमिनल्स और रेपिस आ रहे हैं। मैं देख रहा था कि इंडिया में एक CIA एजेंट का
मुद्दा बहुत चल रहा है, वो भी झूठे बातें कर रही है कि टेररिस्ट आ रहे हैं इंडिया से, कह रही है वो। सो देयर इज अ लॉट ऑफ दिस अजम्पशन कि लाखों करोड़ों टेररिस्ट आ चुके हैं, तो इसलिए इट्स ए पॉलिटिकल इश्यू। तो इस वक्त अमेरिका में 11 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, 11 मिलियन, यानी 1 करोड़ 10 लाख। आप उसका अंदाजा लगाइए। मैं जो स्टेट में रहता हूँ, जो बाइडेन का भी स्टेट है, उनका घर यहाँ से 10 मील दूर पर है, हमारे पास अभी 1 मिलियन आबादी नहीं हुई। वी आर 980, तो जो वी आर ए स्मॉल स्टेट, लेकिन 1 मिलियन लोग नहीं है, यानी 10 लाख नहीं है। लेकिन हमारे स्टेट में भी तकरीबन 40,000 इलीगल माइग्रेंट्स हैं। वो सिटीजन्स के जॉब लेते ही नहीं सर, क्योंकि उनको ना तो ऑफिशियली उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती, तो वो ऐसे जॉब करते हैं जो दूसरे अमेरिकन लेते नहीं। सो दैट इज ए रॉन्ग थिंग कि आपके जॉब्स उनको चले जा रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि ये भी एक झूठी बात है कि उनको सोशल सिक्योरिटी वगैरह दी जा रही है, वो भी गलत है। तीसरी चीज ये है कि वो मतलब बोझ बने हुए गवर्नमेंट के लिए, वो भी गलत है, क्योंकि इलीगल माइग्रेंट्स को किसी को भी कोई भी स्टेट बेनिफिट नहीं मिलता बगैर आईडी के। तो दीज आर सम ऑफ द बिग प्रॉब्लम्स। ये सारी झूठी बातें, लेकिन ये जो देखिए सारे वेस्ट में ये डर हो गया है कि हमारे जो खूबसूरत वाइट क्रिश्चियन मुल्क है वो खत्म हो रहे हैं। जैसा आपने इलेक्शन देखा फ्रांस में भी, जो लपेन पार्टी जीती है फर्स्ट राउंड, ये डरा के इमिग्रेंट्स आके हमारा कल्चर हमारा मुल्क ले रहे हैं। तो उस डर का ये सिलसिला है। और ये जो न्यूज साइकिल ट्रिगर हुई है कि चाइनीज को उन्होंने डिपोर्ट किया, वो सिंबॉलिक है। 116 क्या फायदा, मतलब पिछले साल 2023 में चाइना से 37,000 इलीगल माइग्रेंट्स को बॉर्डर पे पकड़ा गया। अब किसी को नहीं पता कि हुआ क्या है। और आपके सुनने वालों को ये सुन के ताज्जुब होगा कि जो थर्ड हाईएस्ट इलीगल माइग्रेशन जो अमेरिका को हो रहा है वो भारत से हो रहा है। और खास तौर से गैस कहां से हो रहा है? गुजरात से। नरेंद्र मोदी के स्टेट से लोग 80-80 लाख रुपए खर्च करके अमेरिका आने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा दिसंबर में एक हवाई जहाज रोका गया था फ्रांस में, जिसमें 300 डंकी थे, उसमें से ज्यादातर लोग गुजरात से थे। तो पिछले साल जब 37,000 चाइनीज पकड़े गए थे, 97,000 इंडियंस पकड़े गए बॉर्डर पर। एक आम धारणा है कि अमेरिका और चीन एक दूसरे के दुश्मन हैं, इसलिए उनके नागरिक भी आपस में दुश्मनी रखते होंगे। मगर अमेरिका में लगभग 52 लाख चीनी मूल के लोग रहते हैं। अमेरिका की राजनीति और अर्थव्यवस्था में उनका कितना प्रभाव है? क्या अमेरिका चीन संबंधों में खटास का असर उनके ऊपर भी पड़ता है? कई सालों से अमेरिका में जो एशियन कम्युनिटी कहती हैं, एशियन कम्युनिटी यानी बेसिकली चाइना से, वियतनाम से, जापान, दे आर कंसिडर्ड द, उनको मॉडल कम्युनिटी कहते हैं सबसे ज्यादा। अगर आप गूगल को देख लें, आधा बंदा चाइनीज अमेरिकन है। तो चाइनीज अमेरिकन आर जस्ट डूइंग एज वेल एज इंडियन अमेरिकन। बिल्कुल, मतलब अगर आप देख लें, सबसे बेस्ट जो परफॉर्म कर रही है माइग्रेशन इंडिया आर द इंडियंस। लेकिन क्योंकि इंडिया का सिलेक्टिव माइग्रेशन है, यानी वो आ रहे हैं पीएचडी करने या एमबीए करने या एमएस करने, फिर रुक जाते हैं, सो दे डू वेरी वेल। अब इंडिया के से तकरीबन 5 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स आ गए हैं, और वो बेचारे रेस्टोरेंट्स वगैरह में काम करते हैं, सो दे आर स्पॉइलिंग दी एवरेज। तो चाइनीज अमेरिकन आर डूइंग फिनोमिनली वेल। अब इन्होंने जो 116 चाइनीज को डिपोर्ट किया है, ही इज जस्ट डूइंग दैट फॉर सिंबॉलिक रीजंस, कि भाई इन्होंने इतना भयानक डिबेट खराब किया, हारने के चांसेस बढ़ गए। तो जो बाइडेन की गवर्नमेंट थोड़े बहुत सिंबॉलिक, 116 से क्या होगा, और वो भी 2018 के बाद ये पहली बार है। यानी डोनाल्ड ट्रंप जब 2 साल प्रेसिडेंट थे, जब भी इतने डिपोर्टेशंस नहीं हुए थे, ये याद रखें। तो इट इज नॉट इजी टू डू। जजेस वगैरह काफी सिंपैथेटिक होते हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे। मैंने कई बार एज एन एक्सपर्ट विटनेस टेस्टिफाई किया है। देखिए, चाइना से जो लोग आ रहे हैं 2 वजह से आ रहे हैं। एक के गरीब हैं, जॉब्स के लिए आ रहे हैं। दूसरे जो आ रहे हैं वो भाग कर आ रहे हैं रिप्रेशन से, कि उन पे जुल्म होगा। तो आप उनको पकड़ के यहाँ पे जुल्म करना शुरू थोड़ी कर देंगे उनके। फिर अमेरिका की ये जो रेट्रिक है, वी आर ए फ्री कंट्री, फ्रीडम, हम वी आर बेस्ड ऑन इमिग्रेंट्स, सबके सब कहीं से आए हुए हैं। जो लोकल थे उनको तो मार धाड़ के खत्म कर दिया ना, बहुत ही कम रह गए, 1-2% ही रह गए नेटिव अमेरिकन।
तो जजेस वगैरह आर क्वाइट सिंपैथेटिक फॉर रिप्रेशन, पॉलिटिकल असाइलम भी मिल जाता है उन लोगों को। सो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ये डिपोर्टेशन बहुत मुश्किल है। द ओनली वे इट कैन कम अंडर कंट्रोल के बॉर्डर्स पे इतनी सख्ती हो कि जो इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं वो आना बंद कर दे। देखिए दे आर स्पेंडिंग। अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में चीन को कैसे देखा जाता है? क्या राष्ट्रपति चुनाव में चीन का फैक्टर असर डाल सकता है? एक्सपर्ट से सुनते हैं। जॉब्स के बारे में डरे हुए हैं। दे आर वेरी अपसेट विद चाइना, जो अनफेयर कंपटीशन होता है अमेरिका के साथ और मार्केट से। लेकिन देखिए जो फॉरेन पॉलिसी के मुद्दा है वो सिर्फ 2% अमेरिकन केयर अबाउट इट। तो चाइना एज अ फॉरेन पॉलिसी इश्यू इज नॉट अ बिग इश्यू, लेकिन चाइना एज अ रेसिस्ट इश्यू। क्योंकि अगर आपको याद है ट्रंप ने कुंग फ्लू लफ्ज इस्तेमाल किया था, राइट? फिर उसके बाद वुहान। मैं सुना इंडिया में भी आजकल काफी लोग वुहान कहते हैं कोविड को ना। तो उस तरह से जो एंटी चाइनीज नफरत पैदा की जा रही है इट इज इंक्रीजिंग। अब उसमें यह है कि दे में डिस्क्रिमिनेट एट सम लेवल अगेंस्ट चाइनीज अमेरिकन्स, लेकिन इट्स नॉट एन इलेक्टोरल इशू। फॉरेन पॉलिसी में इजराइल का मसला इज 17, सोच लें आप, इन द रैंकिंग में 17वें इशू पे इजराइल का आता है, कुछ 12 या 14 पे यूक्रेन का आता है। चाइना इज नॉट अ इशू इन टर्म्स ऑफ इलेक्शन। लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन है, जीनोफोबिया कहते हैं कि फॉरेनर्स से जो नफरत, उसमें दिस इज प्लेइंग ए बिग रोल। और मैक्सिकन्स के खिलाफ भी और साउथ अमेरिकन के खिलाफ भी। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि अभी तक किसी ने इंडियंस के बारे में ना बातें की हैं ना टारगेट की हैं। लेकिन अगर आप इलीगल इमिग्रेंट्स गूगल करें तो आपको बहुत अनकरीब इमीडिएटली पता चल जाता है कि द 3rd लार्जेस्ट आर कमिंग फ्रॉम इंडिया, नॉट फ्रॉम चाइना। तो ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी नेपाल से है। नेपाल में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। 2 जुलाई के दुनियादारी में हमने नेपाल में सत्ता परिवर्तन की खबर बताई थी। केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट मतलब CPN UML ने प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर CPN MC का साथ छोड़ने की तैयारी कर ली थी। ओली के हटते ही सरकार अल्पमत में आ जाती। ऐसे में प्रचंड को प्रधानमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देना था, मगर उन्होंने कुर्सी छोड़ने से मना कर दिया। इस वजह से नई सरकार के गठन में देरी हो सकती है। 30 जून को ओली और शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस मतलब NC ने गठबंधन का प्लान बनाया था। अप्रैल 2024 में ही ओली ने प्रचंड की पार्टी को समर्थन दिया था। तब प्रचंड ने नेपाली कांग्रेस से गठबंधन तोड़ा था, मगर ओली और प्रचंड का साथ देर तक चला नहीं। 3 महीने में ही दरार सामने आ गई। ओली की पार्टी का आरोप है कि गठबंधन में रहते हुए प्रचंड बैकडोर से विपक्ष के साथ बातचीत कर रहे थे, इसलिए ओली ने समर्थन वापस लेने का फैसला किया। फिर नेपाली कांग्रेस से हाथ मिला लिया। दोनों पार्टियों के पास कुल मिलाकर 167 सीटें हैं। ये बहुमत से 29 ज्यादा है, यानी उनको सरकार बनाने में कोई मुश्किल आएगी नहीं। समझौते के मुताबिक शुरुआत के 18 महीने ओली प्रधानमंत्री रहेंगे, बाकी समय देउबा को कुर्सी मिलेगी। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 2 जुलाई को ओली ने प्रधानमंत्री प्रचंड से मुलाकात की। उन्हें देउबा के साथ हुई डील के बारे में बताया और उनसे इस्तीफा देने की अपील भी की, मगर प्रचंड ने मना कर दिया। उन्होंने ओली पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप भी लगाया। प्रचंड ने कहा है कि वो संसद में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगे। नेपाल के संविधान के मुताबिक प्रधानमंत्री को 30 दिनों के अंदर निचले सदन में बहुमत साबित करना होगा। मौजूदा गणित को देखें तो प्रचंड के लिए बहुमत दिखाना बेहद मुश्किल है। नेपाल के राजनीतिक घमासान पर हमारी नज़र बनी हुई है। इससे जुड़े अपडेट्स आपको लल्लन टॉप पर मिलते रहेंगे। अगर आप नेपाल की राजनीति, माओवादी आंदोलन और इतिहास के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारा खास कार्यक्रम किताब वाला देख सकते हैं। उसमें हमने नेपाल में भारत के राजदूत रहे KV राजन और नेपाल मामलों की जानकार अतुल ठाकुर से बात की है। एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी सुर्खी ब्रिटेन से है। ब्रिटेन में 4 जुलाई को आम चुनाव है। वोटिंग शुरू होने में कुछ घंटों का वक्त बचा है। मेन मुकाबला कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी के बीच है। कंजर्वेटिव पार्टी पिछले 14 वर्षों से सत्ता में है। पार्टी के नेता ऋषि सुनक प्रधानमंत्री हैं, आपको पता है। चुनाव से पहले हुए पोल्स में कंजर्वेटिव पार्टी बुरी तरह हारती दिख रही है। प्रधानमंत्री सुनक के लिए भी अपनी सीट बचाना मुश्किल है। अगर लेबर पार्टी जीतती है तो कीयर स्टारमर ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। क्या होगा क्या नहीं ये आगे की बात है। उससे पहले कुछ बेसिक बातें जान लीजिए। ब्रिटेन में 2 सदनों वाली व्यवस्था है, भारत की ही तरह। ऊपरी सदन का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, निचला सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स।
इसी सदन में बहुमत हासिल करने वाले दल की सरकार बनती है और उस दल का नेता बनता है प्रधानमंत्री। अगर कोई पार्टी अकेले दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाती है तब सबसे बड़ी पार्टी को सबसे पहले सरकार बनाने का ऑफर मिलता है। वो पार्टी दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। हाउस ऑफ कॉमन्स में कुल 650 सीटें हैं, मतलब 650 सीटें हैं। इन सीटों का विभाजन 4 अलग अलग देशों में हुआ है, इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। ये सभी मिलकर ब्रिटेन की संसद को करते हैं पूरा। इन्हीं 650 सीटों पर 4 जुलाई को होनी है वोटिंग। ब्रिटेन के चुनाव में विजेता का चयन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, मतलब FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट विधि से होता है, यानी जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट आते हैं उसको विनर घोषित किया जाता है। कौन कौन से मुद्दे इस चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं? लोगों ने अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, अप्रवास और शरणार्थी, हाउसिंग, पर्यावरण और अपराध जैसे विषयों को सबसे ज्यादा तवज्जो दी। कब तक रिजल्ट आ जाएगा? वोटिंग ब्रिटेन के समय अनुसार रात 10 बजे तक चलेगी। 11 बजे रात से ही हो जाएगी काउंटिंग शुरू। सुबह के 5 बजे तक आने लगेंगे रुझान, स्पष्ट हो चुके होंगे तब तक। उस समय भारत में 5 जुलाई की सुबह के 9:30 बजे होंगे। ब्रिटेन के चुनाव को हमने दुनियादारी में पहले भी विस्तार से समझाया है, देखना चाहें तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी अमेरिका से है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए चेहरा बचाना मुश्किल होता जा रहा है। 27 जून को डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिबेट के बाद से उनकी उम्मीदवारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी विद्रोह शुरू हो गया। 2 जुलाई को डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद लॉयड डॉगेट ने खुलेआम कहा कि बाइडेन को राष्ट्रपति चुनाव की रेस से ही हट जाना चाहिए। अभी तक ये चर्चा पब्लिक में नहीं आई थी। 2 जुलाई को ही न्यूज एजेंसी रॉयटर्स और इप्सोस का सर्वे भी आया है। सर्वे के मुताबिक 33% डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि बाइडेन रेस छोड़ दे। इन सब के बीच बाइडेन सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश उन्हीं पर भारी पड़ जा रही है। 2 जुलाई को एक इवेंट में उन्होंने ये बोल दिया कि लगातार ट्रैवल की वजह से मैं थक गया, इसलिए डिबेट के दौरान मुझको नींद आ गई थी। इसने डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी को निशाना साधने का एक और मौका दे दिया है। बाइडेन की उम्मीदवारी और उनके रिप्लेसमेंट पर चली बहस पर हमने पहले भी बात की है। विस्तार से जानने की इच्छा हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर आप जा सकते हैं। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेता हूं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।